सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो है न्यूटन के नियम से, न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, उस गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर हम केपलर का जो तीसरा नियम होता है उसकी हम उत्पत्ति करेंगे। ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन ने दिया था, उसके आधार पर, उसके बेस के पर हम जो केपलर का जो थर्ड लॉ होता है टी स्क्वायर समानुपाती r की पावर 3, इसका हम डेरिवेशंस करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर केपलर के तीसरे नियम की उत्पत्ति कीजिए। अब हम क्या करेंगे, पहले हम केपलर का तीसरा नियम क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि केपलर का तीसरा नियम ये होता है कि मान लो कोई ग्रह है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उस समय को हम टाइम पीरियड या परिक्रमा काल कहते हैं। एक पूरा रिवोल्यूशन होने के बाद, जैसे मान लो कि ग्रह यहाँ से गया है, ये चक्कर लगा रहा है, तो वापस जब यहाँ आएगा तो जितना समय लगता है उस समय को हम परिक्रमण काल कहते हैं और उसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। तो टी इज टाइम पीरियड। एक पूरा रिवोल्यूशन में जो एक चक्कर में लगा समय होता है, सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगता है, तो जो समय लगता है उस समय को हम परिक्रमण काल कहते हैं। आर क्या होती है? आर जो होती है सूर्य और सूर्य से ग्रह के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस कह सकते हैं, इसको औसत दूरी कह सकते हैं। इस औसत दूरी आर की घात के 3, आर की घात 3 क्यूब, ये क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग टी क्या है? परिक्रमण काल है, टाइम पीरियड है। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस के क्यूब, घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये केपलर का तीसरा नियम होता है। किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसके घन के 3 घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम केपलर का थर्ड लॉ कहते हैं। यानी कहने का मतलब दूरी अधिक होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती, दूरी कम होगी तो टाइम भी कम लगेगा। जैसे मान लो कि ये पास में, इस सन के पास में, तो ये जल्दी अपना रिवोल्यूशन कर देता है, टाइम कम लगता है इसको। कोई ग्रह सूर्य से ज़्यादा दूर पर है तो इसको एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दूर होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा सूर्य से, और यदि कम पास में दूरी होगी तो एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कम समय लगेगा। अब क्या करेंगे? अब जो केपलर का जो तीसरा नियम था उसकी हम उत्पत्ति करेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण क्या था कि 2 पिंड हमारे पास, 2 बॉडी, एक का मास m कैपिटल M और एक का मास स्मॉल m, और इनके बीच की दूरी हमने r मान ली है। तो इनके बीच जो बल लगता है प्रोपोर्शनल कैपिटल M स्मॉल m और एक प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, इन दोनों की हम मिला देते हैं, एक प्रोपोर्शनल कैपिटल M स्मॉल m बटे r का स्क्वायर होता है और एक इक्वल टू होता है, पास टाइम लगाएंगे g m m अपॉन r का स्क्वायर। तो इस तरह से न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है। अब इस नियम के आधार पर हम केपलर का तीसरा नियम हम सिद्ध करेंगे। तो 2 पिंड हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। उस आकर्षण के कारण से जो ग्रह होता है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करता है? परिक्रमा करने लगता है, रिवोल्यूशन करने लगता है। यानी इस आकर्षण बल के कारण से एक बल मिलता है, उसको अभिकेंद्री बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस बल के कारण से, इसी आकर्षण के कारण से 2 पिंडों के बीच आकर्षण होगा, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके उस अट्रैक्शन बल को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए क्या होता है, जो छोटा पिंड होता है ग्रह सूर्य के चारों तरफ क्या करने लगता है? चक्कर लगाने लगता है। कैपिटल M सूर्य का द्रव्यमान, स्मॉल m ग्रह का द्रव्यमान है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये होता है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उस आकर्षण बल के कारण से अभिकेंद्री बल प्राप्त हो जाता है। इस अभिकेंद्री बल के कारण से ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और अभिकेंद्री बल का फार्मूला हमने पढ़ रखा है,
जी एम अपन आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपन आर। जब केंद्रीय बल का फार्मूला होता है, यहाँ से हम एम से कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, वी इक्वल टू हो जाएगा जी एम अपॉन आर। ये वेलोसिटी आ जाएगी। अब अपने को ये देखिए वी इक्वल टू हो जाएगा जी एम अपॉन आर। वी रैखिक वेग कहलाता है, और जब वस्तु घूमती है तो उसके वेग को हम कोणीय वेग कहते हैं। तो वी और ओमेगा, जिसको हम कोणीय वेग कहते हैं, संबंध होता है, फार्मूला होता है वी इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा का जो मान होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी होता है, इसको याद रखना है क्योंकि बार बार यूज होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये ओमेगा के लिए यहाँ पुट कर देंगे तो वी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर अपॉन टी। इस तरह से वी का मान आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी। ये 2 पाई आर अपॉन टी का मान यहाँ पर रख देंगे, ये वी स्क्वायर होता है, याद रखना ये वी स्क्वायर है, या वी स्क्वायर कर लेंगे, तो वी का मान यहाँ रख देंगे, तो 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर। इस आर स्क्वायर को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर की पावर 3 होता है। ये आर स्क्वायर और ये आर की पावर 3 होता है। अब क्या करें कि इसको उल्टा कर देते हैं, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब अपॉन जी एम, या 4 पाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर की पावर 3। अब देखो ये जो 4 पाई और जी कैपिटल एम ये कांस्टेंट होता है, क्या है ये नियत राशि, 4 भी नियत है, पाई भी नियत, कैपिटल जी सातवें गुरुत्वाकर्षण नियतांक और कैपिटल एम सूर्य का भ्रमण, ये कांस्टेंट होता है। इस जब भी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लगता है, समानुपाती लगता है, और वो आर का 3 हो जाता है। इस तरह से ये हमारे पास बनेगा टी स्क्वायर समानुपाती आर की 3। तो हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लेके चले थे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि दो पिंड है, उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, और उस आकर्षण बल के कारण से वस्तु घूमती है, चक्कर लगाती है, तो अभिकेंद्री बल प्राप्त हो जाता है। यदि अभिकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल का फार्मूला था एम स्क्वायर बटे आर, एक आर से एक आर पड़ जाएगा, तो यहाँ से आर बचेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन आर हो जाएगा। अब वी रैखिक वेग होता है, उनको कोणीय वेग चाहिए, तो वी बराबर ओमेगा और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो वी इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना वी की जगह, ये वी की जगह, ये वैल्यू पुट कर दिए वी की जगह 2 पाई अपॉन टी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब क्या करना है, टी स्क्वायर को ऊपर लिखना है और आर स्क्वायर और आर की पावर 3 हो जाएगी, तो टी स्क्वायर को ऊपर लिख दिया और आर की पावर 3 हो जाएगी। और क्या करना है, ये जो कांस्टेंट होता है इसको हटा देना है, इसके स्थान पर समानुपाती चिन्ह लगा देंगे, और टी स्क्वायर समानुपाती आर की पावर 3, और यही जो होता है वो केपलर का तीसरा नियम होता है। इसी को हम केपलर का तीसरा नियम कहते हैं। यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हमने केपलर के तीसरे नियम की उत्पत्ति कर दी है, यानी थर्ड लॉ का डेरिवेशन कर दिया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।